नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर मीडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिस सेशन को बनाने से पहले हमने प्लान इस तरह से किया था कि सूचना तो आपको यह देनी है कि नया सीएम बन गया है, लेकिन नए सीएम की बनने की प्रक्रिया अपने आप में ज्यादा रोचक हो गई रादर देन ये बताने की कि नया सीएम कौन बना है। सीएम चर्चा हो रही है राजस्थान की, जिस राज्य से मैं आता हूं। आज यहां पर चुनावी सरगर्मियां इतनी तेज थी कि किसी का भी यह कयास लगा पाना कि अल्टीमेटली राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, फिर चाहे वो चुनाव के अंदर बैठे हुए राजनीतिक विश्लेषक हों, बड़े बड़े समाचार पत्र और एजेंसीज हों, कई और सटोरी है जो मार्केट के अंदर सट्टा बाजार को इसलिए गर्म रखते हैं कि वो पूरा जानते हैं कि कौन सीएम बनेगा, कुछ भी हो, सब की सब धरे रह गए। हद तो यह हुई कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो दबा करके लोगों का प्रमोशन हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा था कई बार तो कि ये पेड प्रमोशन तो नहीं चल रहा है, कहीं विज्ञापन तो नहीं चल रहा है कि साहब इनको सीएम बना दिया जाए, इनका बड़ा बहुत अच्छे से हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब सब कुछ हो गया तो हम लोग अंत में चिंतन करने के लिए बैठे कि यार सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जब से केंद्र में यह सरकार आई है, एनडीए गवर्नमेंट, जिसमें बीजेपी सबसे मेजॉरिटी की पार्टी है, ये आफ्टर द कई ऐसे फैसले लेती है जिनकी झलकियां आज याद करना बनते हैं। बनती क्यों है साहब? क्योंकि चाहे वो 3 सीएम के फैसले हो जो आज आप सुनने जा रहे हैं, चाहे फिर राष्ट्रपति के नाम का फैसला हो, फिर चाहे 370 को हटाने का फैसला हो, चाहे पाकिस्तान पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला हो, एयर स्ट्राइक करने का फैसला हो, नोटबंदी का फैसला हो, ये जितने भी फैसले होते हैं इतने बड़े लोकतंत्र में हो कैसे जाते हैं। और ये बात हमने अपने दिमाग लगाकर आपको बताने का प्रयास किया है। भाई जब लोगों को नहीं पता है तो मुझे भी कहां से पता होंगी। मेरा भी एक आइडिया ही है कि ये लोग कैसे कर लेते हैं। आप लोग भी अपने अपने लेवल पर आइडिया सेशन के अंत तक शेयर करिएगा, मैं अपनी एडवाइस शेयर करूंगा, संभवतः ऐसा हो सकता है, और फिर हम आपसे ट्विटर पर भी आपकी राय ले लेंगे कि आपको ऐसा क्या लगता है। तो ये आज विचारों का संकलन है, जो एक कहते हैं ना कि पुरानी यादें ताजा हो गई आज जब कुछ कुछ हुआ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के सेशन में, कुछ पुरानी यादों को ताजा करते हैं और रिकॉल करते हैं कि ये गुप्त रखने की परिपाटी कैसे है। लेकिन सबसे पहले सीएम के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली 3 राज्यों में जब बीजेपी जीत कर आई तो इनके सीएम बनाए जाने थे, लेकिन राज्य 3 थे, लेकिन 3 ही लोग थे जो सारे फैसले कर रहे थे। ऐसा सभी को अब समझ में आ गया है। केंद्र में बैठे हुए मोदी जी, पड़ोस में बैठे अमित शाह और दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी, इन तीनों के सिवाय कोई नहीं जानता था कि किसे सीएम बनना है, कब बनना है, कोई जानकारी नहीं क्या होगा। और अचानक सुर्खियां बनती हैं। सुर्खियां बनना शुरू थी राजस्थान के अंदर, तो क्योंकि राजस्थान में जब से इलेक्शन हुआ है तब से चेहरे को लेकर के इतना कयास लगाया जा रहा है कि लोग सब अपने आपस में भी आजकल चर्चा में भी चाय पीने पर मिल रहे हो तो, जानकारों से मिल रहे हो तो, बस बात यही हो रही है और कौन बन रहा है सीएम। मेरे कई अदर स्टेट के मित्र जो कहीं और कहीं जगह जॉब कर रहे हैं, कोई किसी और काम में है, उनके लिए बड़ा क्यूरियस हो रखा है, क्योंकि नेशनल मीडिया पर ये 5 चेहरे, वसुंधरा राजे जी, बालकनाथ योगी जी, राज्यवर्धन राठौड़ जी, शेखावत साहब और दिया कुमारी जी, इन सबके नाम को सीएम बनाने में एकदम टॉप पर लिया हुआ है कि ये सीएम बनेंगे। लेकिन भाई साहब अचानक जब सीएम नाम की राजस्थान में घोषणा हुई तो हमारे एक ट्विटर फॉलोअर का द्वारा ट्वीट किया गया, वो कहा गया कि सर ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी कह रहे हो कि सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा। मतलब किसी भी आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को पकड़ा कि तुम विधायक हो, तुम सीएम बनने की सारी शर्तें पूरी करते हो, जाओ तुम्हें सीएम बनाया। सारी चुनौतियां साइड में रखी रह गई। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो पूरे टाइम यही चल रहा है कि राजस्थान में बालकनाथ योगी, योगी बालकनाथ बनेंगे सीएम, सीएम को लेकर के डिबेट्स चल रही हैं। इंटरेस्टिंग ये था कि जिस समय 4:46 की आप यहां पर हमने जब कंटेंट रेडी करना शुरू किया था, उस समय की आप कटिंग देख सकते हैं। आपको लगता हो कंटेंट बस हाल में लेके आ जाते हैं भाई, लगभग 150 स्लाइड्स तैयार करना, उनको प्लांट करना, उसमें भी बहुत समय लगता है और उनका फ्लो सेट करना टाइम लगता है। हम लोग वो वाले वीडियो एडिटर्स नहीं है जो कि आपके 7 दिन के मुद्दे को एक साथ संकलित करके 15 मिनट में सुना दें। हम वो हैं जो प्रतिदिन होने वाली घटना पर कोई ना कोई वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। अब आप सोचिए 4:46 पर जब ये अनाउंस हो चुका है कि सीएम कौन बनेगा, कई मेन स्ट्रीम मीडिया उस समय भी ये दिखा रही हैं कि भाई साहब योगी बालकनाथ लेंगे सीएम पद की शपथ, वसुंधरा राजे पढ़ रही हैं पर्चियां। मतलब उस समय भी ये सब चीजें चल रही थी। हो गया फाइनल, राजस्थान में आएंगे बाबा। ये भाई साहब आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो ये दंभ भरते हैं कि उनका केंद्र के अंदर राजनीतिक पार्टियों में बहुत अंदर तक आना जाना है, उन्हें सब पता है। भाई साहब ये सारी सुर्खियां बताती हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता है। 4:47 तक भी वो केवल कयास लगा रहे थे और 4:30 बजे बीजेपी के विधायक दल की बैठक में यह घोषणा हो गई कि राजस्थान के सीएम होंगे भजन लाल। भाई साहब गजब चीज थी। ट्विटर पर अचानक ट्रेंड, जहां राजस्थान का न्यू सीएम हो रहा था वहीं भजन लाल शर्मा होने लगा। अचानक एक चेहरा निकलकर बाहर आता है और 3 चेहरे, जिनमें से दिया कुमारी वो थी जो सीएम की रेस में ऊपर चल रही थी और एक डिप्टी सीएम, 3 के नाम निकल कर आते हैं और अचानक सुर्खियां ताजा हो जाती हैं। इसी बीच में फिर हमने आपके लिए एक ऑडियो बुक सेलेक्ट कर ली ताकि आपको इससे जुड़ करके कुछ
जानने का मौका मिले। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी कुकू एफएम डाउनलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है। वहां जाकर आज सुनिएगा बीजेपी पहले कैसे हुआ करती थी और आज कैसी है। इस पर एक बेहतरीन ऑडियो बुक है, इस सेशन के पूरे होने के बाद इसे सुनिएगा। और अगर ये सुन रखी है तो आप इस बुक को भी सुन सकते हैं कि बीजेपी आफ्टर ऑल जीतती कैसे है, क्योंकि आज ये अपने आप में कहानी बीजेपी की है, क्योंकि अल्टीमेटली बीजेपी के द्वारा जो खेले खेले जा रहे हैं वो सुनने लायक हैं। ये ऑडियो बुक है, आपके सामने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। जिन्होंने ऑलरेडी कुकू एफएम डाउनलोड कर रखा है, 2 बुक मेरी तरफ से आज रिकमेंडेशन में है, और जिन्होंने नहीं किया है जल्दी से जान लीजिए। ये एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी सब्सक्राइबर्स इसे रोजाना सुन रहे हैं। यहां पर बेहतरीन 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स आपके लिए रिकॉर्ड करके बेहतरीन रेडियो जॉकीज की आवाज में रखी गई है। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इनका दिया गया है। यहां पर आप बढ़िया से ऑडियो बुक्स को अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सुन सकते हैं। आपको हिस्ट्री सुननी है, आपको मोटिवेशन सुनना है, आपको फाइनेंस सुनना है, सेल्फ हेल्प सुनना है, हेल्थ सुनना है, जो भी सुनना है आप यहां पर सुन सकते हैं। बेहतरीन ऑडियो बुक्स को सभी भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। मेजॉरिटी हिंदी भी आपके लिए यहां पर उपलब्ध है, और उन बुक्स का आप अपने साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। ड्राइविंग फीचर का यूज कर सकते हैं, ड्राइव करते हुए, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करते समय भी आप इन बुक्स को सुनने का लाभ ले सकते हैं। पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज में है, लेकिन यदि आप मेरा कूपन कोड अंकित 50 यूज करते हैं तो आपको यह 49 में प्राप्त होता है। तो भाई साहब, 3 दिसंबर को जब चुनाव के नतीजे निकल कर आए, 4 राज्यों के नतीजे घोषित हुए थे, उसके बाद में मिजोरम का नतीजा घोषित हुआ, संडे का लफड़ा पड़ गया था। चुनाव के अंदर जीतने वाली पार्टियों के नाम निकल कर आए, तब भी यह बड़ा सवाल बना था कि अल्टीमेटली जीता कौन, चेहरे जीते या मुद्दे जीते। क्यों? क्योंकि जिनके चेहरे दिखाए ही नहीं गए, जैसे शिवराज सिंह चौहान साहब को सीएम 18 साल होने का अनुभव मध्य प्रदेश में है, लेकिन चुनाव लड़ा गया उनके चेहरे के बिना, उनको सेकंड लाइन में खड़ा करके दिखाया गया। नड्डा साहब को फ्रंट फेस बना दिया गया, बंपर सीट बीजेपी मध्य प्रदेश में जीतकर आई। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के अंदर भी रमन सिंह का चेहरा नहीं दिखाया गया। राजस्थान में भी वसुंधरा राजे 2 टाइम की सीएम, उनका चेहरा नहीं दिखाया गया। केवल कमल के निशान को चेहरा बना करके चुनाव में उतरा गया, और उतार करके फाइनली चुनाव में कमल ही जीता। और कमल का निशान निर्धारित करने वाले नेताओं ने अपने लेवल पर उठाए और लोगों को सीधे, ना वसुंधरा राजे, ना बाबा बालक, ना दिया कुमारी, और अपने लेवल पर एक कार्यकर्ता को जो कि एक बार विधायक बना है, बीजेपी का विधायक है, उठा करके सीएम घोषित कर दिया। भजनलाल शर्मा आपके सामने हैं, राजस्थान के सीएम बन गए हैं। इन सब के चेहरे यूं की यूं रखे रह गए हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि कई बहुत बड़े सीनियर कद्दावर नेता भी इस बारे में अंदाजा नहीं लगा पाए थे कि राजस्थान का सीएम कौन होगा। जिनके नाम ट्रेंड कर रहे थे, उनसे भी जब पूछा जा रहा था, तब सब केवल एक ही लाइन बोल रहे थे, पार्टी डिसाइड करेगी, आला कमान डिसाइड करेंगे, पीएम डिसाइड करेंगे। जो कई कई साल पुराने, कई कई बार के बने हुए विधायक सांसद हैं, वो खुद ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, क्योंकि असल में कहा यह जाता है कि पार्टी के नेता डिसाइड करते हैं, बहुमत से बहुमत का विधायक दल का नेता डिसाइड करता है कि भाई कौन सीएम बनेगा, विधायक डिसाइड करते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था किसी को भी नहीं पता था। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री फिलहाल भजनलाल शर्मा हैं, और ये मूलतः भरतपुर से रहने वाले हैं। जयपुर की सांगानेर सीट से ये विधायक की सीट जीतकर आए हैं, और इनके साथ में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वासुदेव देवनानी को विधानसभा के स्पीकर के पद पर सीएम, मतलब बीजेपी प्रोजेक्ट करेगी, और प्रोजेक्ट करेगी तो वो बन ही जाएंगे। इस प्रकार से यहां पर 3 नए चेहरे और अचानक नई मीडिया के अंदर ये निकलकर आ जाते हैं। राजस्थान से बने भजनलाल शर्मा शिक्षा से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 55 साल की उम्र है, पहली बार विधानसभा का इन्हें टिकट मिला है, फर्स्ट टाइम के एमएलए हैं, चुनाव जीते हैं, और 3 बार प्रदेशाध्यक्ष के साथ साथ ये 3 प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं, और भरतपुर के जिला मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फर्स्ट टाइम के विधायक को सीएम की कुर्सी तक पहुंचता देख करके बहुत सारे विधायकों में खुशी है, और इससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि मंत्रालय भी अब नए मुख्य विधायकों को ही मिलने की पूरी संभावना है। सीनियर विधायकों जो पहले से कई पदों पर रह चुके हैं, हो सकता है उन्हें मंत्री के पद ना मिले। बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। दिया कुमारी ये ऑलरेडी 2013 का विधानसभा चुनाव सीट से लड़ी और जीत चुकी हैं, 2019 का लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं, और फिलहाल विद्याधर नगर से चुनाव जीतने के बाद अपने सांसद पद से इस्तीफा देकर के डिप्टी सीएम के पद पर अब सुशोभित होंगी। साथ में डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो कि राजनीतिक कैरियर में 2013 में पहली बार दूदू से विधायक का चुनाव जीते, 2018 में निर्दलीय चुनाव हारे, 2023 में भाजपा ने फिर टिकट दिया और जीत दर्ज की, और इस प्रकार से अब ये डिप्टी सीएम बन गए हैं। आज वीडियो ऑफ द डे के नाम पर वसुंधरा राजे जी के हाथ से भजनलाल शर्मा जी का नाम अनाउंस किया जाना सबसे बड़ी बात बन रही है। बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिकल मंच तैयार था। राजनाथ सिंह जी को भेजा गया था केंद्र की तरफ से कि आप जाइए और जाकर के राजस्थान में सीएम पद की घोषणा करके आइए। उनके साथ 2 पर्यवेक्षक और भी भेजे गए। मंच सजा था, वसुंधरा राजे जी राजनाथ सिंह जी के साथ में बैठी थी, और उन्हें एक पर्ची सौंपी जाती है कि आप बोल दीजिए कि किसका नाम है। यहां पर वसुंधरा राजे जी खुद कहती हैं कि मैं भजनलाल शर्मा जी को सीएम का नाम प्रस्तावित करती हूं कि वो सीएम बने। मतलब ये इंटरेस्टिंग वाकया यूं था क्योंकि सबसे ज्यादा कद्दावर नेता राजस्थान में जो सीएम के लिए प्रोजेक्ट की जा रही थी वो वसुंधरा राजे थी। साथ में इनके साथ में बहुत सारे विधायक इनको जाकर अपना समर्थन और अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करने पहुंच रहे थे। माहौल पूरा टाइट था कि वसुंधरा राजे ही सीएम बनेंगी, और पूरा पॉलिटिकल इस तरह का जो खेला हुआ, मंचन हुआ, जिसमें कि इन्हीं के हाथ से पर्ची खुलवाकर बुलवाया गया कि आइए और भजनलाल शर्मा जी को सीएम बनाने की घोषणा की जाए।
भजनलाल शर्मा जी जब पूरी विधायकों के, जीते हुए विधायकों की तस्वीर खींची, उसमें सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए थे। ऐसा ही मध्य प्रदेश में हुआ, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए विधायक को निकाल करके सीएम का पद दिया गया। इसके बहुत सारे मायने हैं। सबसे सकारात्मक मायना तो यह है कि जो आम क्षेत्र में इस समय काम कर रहे कार्यकर्ता हैं, देखिए जब भी किसी नए को या युवा को मौका मिलता है, उससे सबसे ज्यादा मोटिवेशन नए कार्यकर्ता का, जोश नए कार्यकर्ता का बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नए कार्यकर्ता में जोश यह है कि यदि ये सीनियर्स इस तरह से लंबे समय तक पदों पर बैठे रहे तो फिर नए कार्यकर्ता को, नए विधायक को तो कभी उस पद पर पहुंचने का मौका ही नहीं मिलेगा। और अगर सीनियरिटी से ही यही डिसाइड होता रहा तो ये सब लोग मरने का इंतजार करेंगे कि ये कब मरेंगे, तब जाकर के हमारा नंबर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में सबको मौके मिलने चाहिए और इसी कारण से पार्टी के कार्यकर्ता में जोश भी बनता है कि जब एक बार के विधायक का सीएम में नंबर आ सकता है तो पार्टी के प्रति वफादारी का भाव बढ़ता है। और शायद यही यहां पर किया भी गया है। अचानक जैसे ये हुआ, जिनके नाम न्यूज चैनल वाले चला रहे थे उनसे पूछ रहे हैं कि सर बताइए आपको कैसा लग रहा है। सर कह रहे हैं कि हमारे यहां पर कोई नाराज नहीं है। सबसे पूछा जा रहा है कि सर देखिए हम तो न्यूज में खूब चलाए थे कि आप ही बनेंगे सीएम, न्यूज देखे ही नहीं ये लोग जो डिसाइड करने वाले थे कि आप ही बनेंगे सीएम। बड़ा इंटरेस्टिंग था। मतलब कईयों का यह मानना था कि बकायदा ये प्लान करके न्यूज मीडिया में न्यूज चलाई जा रही थी कि फलाने सिंह को बताइए कि सीएम का उम्मीदवार है। हो सकता है प्रेशर में आ जाए केंद्र ये फैसला लेते समय, पार्टी ये फैसला लेते समय कि यार इसको तो न्यूज में इतना दिखाया जा रहा है, अब तो बना ही देते हैं। लेकिन सब पैंतरेबाजी धरी रह गई और फाइनली ये मीम वायरल हो गया कि मोदी जी और अमित शाह जी जब वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर पहुंचे थे, ड्रेसिंग रूम के अंदर, तब जो खिलाड़ी खड़े थे उनको सांत्वना दे रहे थे। वैसा ही कुछ यहां भी हो रहा था। यहां के सारे पूर्व मुख्यमंत्री अब देखते रह गए, लेकिन कुछ लोगों की सिंपैथी भी जगी कि देखिए इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतने बड़े बड़े पुराने नेताओं को साइडलाइन करके यहां पर पूरी तरह से अपनी मनमानी की जा रही है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, देखना होगा कि कौन सा दौर कैसे चलेगा। हालांकि जब रिजल्ट आए थे तब हमने अपने एनालिसिस वीडियो में यह बताया था कि शिवराज सिंह जी का नाम सेकंड लाइन में पहले ही कर दिया था चुनाव लड़ने से पहले। यानी कि कोई भी सीएम का फिलहाल चेहरा बन रहे व्यक्ति को यह मलाल नहीं होगा कि उन्हें सीएम क्यों नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि चुनाव भी उनके चेहरे पर नहीं लड़ा गया था। शिवराज सिंह चौहान जी को भी नड्डा जी के बाद खड़ा किया गया था, यानी पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन बनेगा। ऐसे ही रमन सिंह जी का नाम भी छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाया गया था, वसुंधरा जी का नाम भी राजस्थान में फेस के रूप में नहीं दिखाया गया था। दैट मींस चुनाव लड़ने से पहले पार्टी डिसाइड कर चुकी थी कि हम किसी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। और मुख्यमंत्री के नाम का सस्पेंस जिस प्रकार मध्य प्रदेश में खत्म हुआ वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। मध्य प्रदेश में बड़े बड़े नेताओं का सस्पेंस चल रहा था, इनमें से कोई सीएम बनेगा, कोई नहीं बना भाई साहब। अचानक निकल कर आते हैं मोहन पूनम चंद यादव और निकल करके उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाने की कह दिया जाता है। भाई साहब इसके साथ साथ राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम की अनाउंसमेंट हो जाती है। कोई सारे प्रोजेक्शन धरे रह गए। न्यूज मीडिया वालों का तो हाल ही बुरा है। लोग जो है मीम बना बना करके शिवराज सिंह जी के, ये साहब इन्हें बहुत बुरा लगा होगा, शिवराज सिंह जी के पक्ष में लोग अपने ट्वीट लगा रहे हैं। शिवराज सिंह जी से मिलने जो लोग गए हैं वो उनके लिए साथ में महिलाएं रो रही हैं, लाडली बहनाएं रो रही हैं कि आप चले जाएंगे हमें छोड़ करके। वो कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। बड़ा ही पॉलिटिकल मतलब चीजें चल रही हैं। फिर भाई साहब शिवराज सिंह जी का बयान भी आता है कि मैं मांगने नहीं जाऊंगा, मुझे मरना पसंद है, यानी सीएम पद का मांगने मैं नहीं जाऊंगा। इंटरेस्टिंग चला। छत्तीसगढ़ में न्यूज चल रही थी कि भाई साहब छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह जो है वो सीएम बनेंगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के नाम पर कई चेहरे चल रहे थे, सब चेहरों में रमन सिंह वगैरह ये सब ट्रेंड पर थे। अचानक नाम निकल कर आता है विष्णुदेव साय का, अचानक नया नाम निकल कर आता है। बड़ा ही सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा और ये सरप्राइजिंग एलिमेंट मुझे लगा अपने परिवार से डिस्कस करना चाहिए। फिर पुरानी कुछ यादें निकल कर आई कि यार ये सब चीजें होती कैसे हैं। इन्हीं बीच में जब और चीजें निकल कर आई, अब फिलहाल तीन, विष्णु, मोहन और भजन, तीनों आ चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इन तीनों को डिसाइड करने वाले ये तीन लोग फैसले कैसे लेते हैं, इस पर भी क्यूरियोसिटी बनना शुरू हुई और सीक्रेसी और सरप्राइज अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्कशन का पार्ट बन गया। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसमें इतने कार्यकर्ता, इतने बड़े नेता सब हैं, लेकिन ये कानों कान किसी को खबर नहीं लगने देती कि अल्टीमेटली ये सोच क्या रही है। और सरप्राइज एलिमेंट इतना कि सारे के सारे न्यूज चैनल्स जो न्यूज खाते ही, यानी कि उनका चैनल चलता ही इसलिए है क्योंकि वो ब्रेकिंग न्यूज देते हैं, एकदम अंदर की खबर लेकर आते हैं, किसी को कोई चीज पता ना चलना। ये एक बहुत बड़े मतलब पॉइंट की तरफ इशारा करता है कि राजनीतिक पार्टियां भी अब कंपनीज की तरह पूरी सीक्रेसी मेंटेन करके चलने लगी हैं। उनके अंदर जो इनर मैनेजमेंट है वो बहुत मजबूत होने लगा है। आप सब नोटिस करें तो ये नोटिस करने वाली बात है कि सब चीजें बड़ी ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होने लगी हैं। पार्टीज भी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से काम करने लगी हैं और उसमें बीजेपी ने तो ये जो सीन करके दिखाया है ये बड़ा ही अल्टीमेट है। अच्छा, हमने कल भी एक सेशन किया था, मुझे अचानक इसकी याद भी आई। क्या आई? अगर आपने देखा हो तो 370 के बारे में मैंने कल एक सेशन किया था, तब आपको बताया था कि 370 का एकदम धप्पा दिया गया था। कल अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा। जैसे छुटपन में अपन खेलते ना, आई स्पाइस खेलते थे कि ढूंढो हमें पकड़ो और पीछे से खड़ा हुआ कोई व्यक्ति करता धप्पा, ये पा गया हमें, तो मतलब 370 का भी ऐसा हुआ था। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि जिसमें ये सब कहते थे राजनेता की 370 नहीं हट सकता। देखेंगे मसला तो सुप्रीम कोर्ट में 370 को तो निकाल ही नहीं सकते। मैं चैलेंज करता हूं।
सब यही कहते थे 370 को नहीं निकाल सकते, 370 को नहीं निकाल सकते। जो है वो ठीक है, उसको चेंज करने की जरूरत। 370 पे सब एक ही लाइन, अपोजिशन का यही मानना कि 370 नहीं हटेगा। भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो मोदी के साथ कहता हूं कश्मीर के पैलेस्टीन बनने का रास्ता खोल दिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती है, आप धारा 370 को खारिज नहीं कर सकते। बड़े बड़े लोगों का कहना है 370 नहीं हटेगा, बस चैलेंज एक्सेप्ट हुआ। किसने अपनी मांग रखा किया? मोदी जी का ये बहुत पुराना भाषण है, जब वो लाल चौक में पहुंचकर भाषण दिए। एक और बड़ा चैलेंज था जिससे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है और मतलब पूरा अल्टीमेट तरीके से उस मतलब कि एक प्रकार से ये मामला इतना ज्यादा हिट हुआ है क्योंकि देखिए इस तरह के फैसलों में जिसकी इमेज बनकर निकल कर आती है वो मोदी जी की तो निकल कर आती ही है, पार्टी की भी निकल कर आती है कि जो कैडर इतना व्यवस्थित तरीके से इनके साथ काम करता है। आज का ये सेशन पूरी तरह से समर्पित है इन्हीं लोगों को जो इतना सीक्रेसी, सरप्राइज और जजमेंटल तरीके से कि नहीं कहे थे तो करके रहेंगे, कह दिया सो कर दिया। अब कहा था कि 370 हटाएंगे, ए प्रॉमिस वाज मेड, ए प्रॉमिस वाज केप्ट। और ये सच्चाई है जिसको पूरी पॉलिटिकल अपोजिशन ये मानती थी कि किया नहीं जा सकता, बड़े बड़े संविधान वेत्ता मानते थे 370 हट नहीं सकता, हटा दिया। देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा राम मंदिर का भी था जो कि बीजेपी की मैनिफेस्टो में टॉप पर था, जिसे लेकर के हमेशा जैसे 370 को लेकर जबरदस्त कल का वीडियो देखिएगा आपको मालूम आएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही अयोध्या को लेकर बड़ा मामला था। पॉलिटिकल विल कहिए या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ साथ अनुशासन कहिए कि जनता की मांग को नेताओं ने पकड़ा। इतना लंबा मामला, कितना लंबा, एक 5 एकड़ के लगभग भूमि का आंकड़ा जिस पर 1045 पन्ने का फैसला 491 साल बाद जाकर आया। 206 साल तक उस पर विवाद चला, 40 दिन बहस चली, 5 जजों ने सुनवाई करी और अयोध्या मंदिर बनने का रास्ता पूर्ण हुआ। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे फैसले हैं जिन्हें बीजेपी अपने साथ में वाकई में गिन सकती है, जिन्हें देखकर लोगों को सरप्राइज एलिमेंट के साथ साथ सीक्रेसी, सरप्राइज, करेज वाली फीलिंग इन सबके साथ आती है। खैर इन्हीं और फैसलों के अंदर अगर बात करते हैं तो ये सब राम मंदिर का मामला हुआ। फिलहाल रामलला विराजमान के बारे में हमने बता दिया, गर्भगृह यहां पर बन चुका है। ट्रिपल तलाक का मामला भी बिल्कुल ऐसे ही मामलों में से था। सरकार ने जो फैसला किया तत्काल प्रभाव से उठाया और करके सीधा एग्जीक्यूशन दे दिया। ट्रिपल तलाक अब पुरानी बात हो गई है, आप कोई मर्जी से तलाक दे नहीं सकता। ये सब फैसले तो वो हैं जो इन्होंने मैनिफेस्टो में थे, लेकिन सरप्राइजिंग एलिमेंट के साथ जो चीजें थी मैं आपको वो बताता हूं। जैसे आपको यदि याद होगा तो भारत ने पाकिस्तान के द्वारा अक्सर देश के ऊपर कोई ना कोई टेरर अटैक होता रहता था। उस टेरर अटैक का सर्जिकल स्ट्राइक फॉर्मूला भी हो सकता है देश ने 2016 में तब देखा जब वो हो गया, जब पाकिस्तान में घुसकर 40 टेररिस्ट को मार दिया गया। किसके बदले में? उरी हमले के बदले में। तब जाकर बताया कि ये तो हो गया। सीक्रेसी इतनी कि किसी न्यूज मीडिया को यह नहीं पता कि भारत की फौज पाकिस्तान में घुसकर कारनामा कर चुकी है। ऐसे ही एक बार और हुआ बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय पर, क्योंकि जब भारत में पुलवामा हुआ भारत बदला लेगा सबको पता था, लेकिन कैसे लेगा नहीं पता था। पता तब चला जब हमें यह पता चला कि हमारा एक एयरफोर्स पायलट पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर रह गया है और उसको लाने के लिए भी भारत ने जो काम किया कि पाकिस्तान को उसे समय रहते वापस भेजना पड़ा। जो अंदर गोला चलाने गया था वही आदमी बाइज्जत वापस आया। यह अपने आप में दर्शाता है कि सीक्रेसी, सरप्राइज और डेडिकेशन और करेज का एलिमेंट नेक्स्ट लेवल पर है। सबसे बड़ा धप्पा जो हाई स्पाइस में बुला वो डिमोनेटाइजेशन के समय बुला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज रात इतने बजे से ये नोट चलना बंद हो जाएंगे। भाई साहब कभी कोई गलती से मजाक में भी वो वीडियो वापस चला देता है ना तो डर बैठ जाता है कि अब कोई और फैसला ना हो जाए। फैसले सही या गलत ये अलग बात है, लेकिन किसी को कानो कान खबर ना चले ये बहुत बड़ी बात है। और ये खबर ना पता चले ये कैसे हो पाता है, तो मैंने इस पर एक छोटा सा विश्लेषण करने का प्रयास किया है। यूपीआई जिसको लेकर ये कहा जाता था, चिदंबरम जी के द्वारा भी लाइन बोली जाती थी कि ये पनवाड़ी सब्जी वाले कैसे यूज कर पाएंगे। आज देश में डॉलर तक की बात यूपीआई के थ्रू हो पा रही है। खैर बड़ा सवाल बाद में यही बचता है कि ये कर कैसे पाते हैं। अब इसमें एक एडवर्टाइज याद आता है, बड़े आराम से कैसे कर पाते हैं, बड़े आराम से। इसके बारे में मेरे कुछ मित्र, कुछ जानकार, थोड़े और पढ़े लिखे लोग बाग जब इनसे बात की गई तो इसमें सबसे ऊपर चीज निकल कर आई और वो था अनुशासन। अनुशासन क्यों? अनुशासन इसलिए कि बीजेपी राजनीतिक पार्टी से पहले एक संघ के रूप में चलने वाला समूह है। संघ है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने बीजेपी को तो अपना एक पॉलिटिकल विंग बना के छोड़ा हुआ है। देश के अंदर आरएसएस जो कार्य करता है वो पूरी अनुशासनात्मक तरीका से करता है, उसे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं चलाना है। और बीजेपी हमेशा फेस ड्रिवन, लीडर ड्रिवन पार्टी रही। जब मोदी जी की बात की जाए कि आज इनका चेहरा चल रहा है तो इनका ग्लैमर चल रहा है। एक समय था जब
अडवाणी जी का काम नाम चलता था, उनसे पहले अटल जी का नाम चलता था। यानी जब जब फेसेस आए हैं, इन्होंने अपना युग चलाया है, और युग चलाने में सबसे पीछे जो खड़ी रही वो हमेशा आरएसएस रही। आरएसएस के अंदर अनुशासन कहां से आता है? मैं कई जानकारों से मिला, जानकारी की पता चली तो पता चलता है कि आरएसएस के जो स्वयंसेवक होते हैं बड़ा ही अनुशासनात्मक तरीके से जीवन जीते हैं। अनुशासन इतना कि उन्हें कोई सैलरी, कोई भी इंसेंटिव, कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं मिलता, लेकिन वो उसके बावजूद भी उनको दिए गए कार्य को, चाहे देश में बाढ़ आई हो, चाहे किसी भी प्रकार की आपदा आई हो, चुनाव है या नहीं है, कोरोना का काल भी है, ये लोग अपने स्तर पर समाज के हर क्षेत्र में जुड़ जुड़कर लोगों तक सहायता पहुंचाना, राहत पहुंचाना, सब कार्य बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से करते हैं। बीजेपी के अंदर मेंबर से लेकर लोकल कमेटी, मंडल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, स्टेट काउंसिल, स्टेट प्रेसिडेंट, नेशनल काउंसिल, फिर नेशनल प्रेसिडेंट, एकदम पूरा सिंक्रोनाइज्ड तरीके से ये लोग अनुशासनात्मक तरीके से अपने काम को देते हैं। तभी तो द हिंदू की ये कटिंग है कि आरएसएस ही डिसाइड करेगी कि बीजेपी का पीएम चेहरा कौन होगा। आरएसएस ही बीजेपी के पीएम चेहरे या सीएम चेहरे डिसाइड करती है, क्योंकि बीजेपी आरएसएस से ही बनी है। इस प्रकार के फ्लो चार्ट में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अगर विकिपीडिया पर जाकर आप सर्च करें आरएसएस, तो उसके पॉलिटिकल अलायंस में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि आरएसएस की विंग्स हैं कई। उनमें से भारतीय जनता पार्टी इनकी अपनी एक पॉलिटिकल विंग है। इतना ही नहीं, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, राष्ट्रीय सेवा सेवा समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय युवा सेवा संघ, हिंदू स्वयंसेवक संघ, ये सब आरएसएस की विंग्स हैं। और ये इनके अलग अलग कार्य हैं जो संपादित करती हैं। बहुत सारी विंग थी, मैं एक ही पेज लेकर के निकाल पाया। आरएसएस के द्वारा ही या आरएसएस में रहे हुए लोग ही इनके प्रमुख पदों पर पहुंचे हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। अब इससे अतिरिक्त जानकारी आपके पास अगर हो कि ये कैसे इन चीजों को मेंटेन कर पाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आप चाहें तो हमें ट्विटर पर भी बता सकते हैं, अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट है, आप वहां जाके सर्च करें, आप हमें वहां पर भी अपना जवाब बता सकते हैं। आज इस सेशन को करने की मंशा, ये जो सरप्राइज एलिमेंट्स थे ना, बस इन्हीं को संकलित करने का था कि ऐसे सरप्राइजेस बहुत बार मिले हैं। आपको भी लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, कुछ लोग जरूर आज के इस सेशन को देखकर ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह बीजेपी के द्वारा प्रायोजित था। नहीं, प्रायोजित तो कुकू एफएम के द्वारा था। 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, आप 49 रुपीज में ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कूपन कोड अंकित50। लेकिन जब किसी के साथ कुछ अच्छा होता है, जब कोई भी चीज ऐसी होती है जो आपको लगती है कि हाँ यार ये तो सोचने लायक बात है, तो सीखने लायक बात भी उसमें बहुत सी बनती है। हम लोग, आप लोग बहुत बार बहुत सारी अपरिपक्व सूचनाओं को जब पब्लिक कर देते हैं तो उनके अंदर का ग्लैमर खत्म हो जाता है। संभवतया शायद ये भी पार्टी की एक बड़ी सोच हो सकती है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करने का समय है, और गुजारिश ये कि यदि आप में से अभी तक किसी भी हमारे साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, एक वीडियो का बटन है उसे क्लिक करना होता है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, सो दैट भविष्य में भी आपके वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप जाकर उसे क्लिक करें और वहां पर से आप नित्य हमें इस तरह की वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।